हाँ जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, कितना होता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दूसरा निरक्षीय स्थिति क्या होती है। इन चीज़ों को समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव तो पढ़े थे, लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत का मतलब हो गया आवेश, ध्रुव का मतलब होता है किनारे। दोनों किनारे पर यदि आवेश हों और विपरीत प्रकार के हों तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन परिभाषा उसकी कैसी होती है, बराबर परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों। क्या? हाँ, बराबर परिमाण के दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद हो गया? अच्छा, तो आवेशों का परिमाण क्या रहेगा, बराबर, ठीक है। और उसका जो दूरी रहेगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। और दोनों कैसे रहेंगे, विपरीत रहेंगे। जैसे एक साइड मान लो प्लस क्यू है तो दूसरे साइड क्या है, माइनस क्यू। तो क्यू क्यू बराबर हो गया, चिन्ह अलग अलग हो गए। एक साइड प्लस 4 क्यू है तो दूसरे साइड क्या होगा, -4 क्यू। बराबर होना चाहिए दोनों का मान। और कोई जरूरी नहीं है कि प्लस है क्यू भर हो सकता है, कोई भी संख्या वाला हो सकता है, दोनों तरफ बराबर हो और विपरीत हो। अब दूसरी स्थिति बात करते हैं, ये कौन सी है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति को समझते हैं। जैसे मान के चलो, ये मैं पेन ही ले लेता हूँ जो यहाँ दिख रहा है। यदि ये वैद्युत द्विध्रुव को दर्शा रहा है कि एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, तो इसका बीच वाला भी होगा कोई हिस्सा, मध्य बिंदु होगा। तो यदि मध्य बिंदु से कोई रेखा ऐसे लंबवत जाती है तो वो कौन सी स्थिति कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यदि लंबवत रेखा जाती है, चाहे वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। ठीक है। तो परीक्षा में यदि निरक्षीय स्थिति नहीं लिखेगा तो ये भी लिख सकता है, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। आजकल क्वेश्चन को घुमा देता है ना थोड़े शब्द, यार मैं तो निरक्षीय पढ़ के गया, यहाँ लंबवत समांतर आ गया, अब ये क्या है। तो यहाँ लंबवत का मतलब क्या समझना है, निरक्षीय। ठीक है। अब जो स्टेप आपको याद रखना है, मैं बताया कि जो अभी ये वाला सवाल करोगे कम से कम 2 से ढाई पन्ने का है। ठीक है। और 2-2.5 पन्ने आपको याद नहीं करना, समझना है। जो याद करना है ये है, ये मुश्किल से 2%, 2.5% है, ये पूरा लाइन भी ना बनेगा। ये चित्र, ये फार्मूला, फिर एक बार हमको निकालना है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, क्या, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर क्या निकाल देना है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। और फिर निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र। और फाइनल सूत्र ये आएगा। बस इतनी चीज़ भर ध्यान रखना है। और जितना मैं बताऊंगा समझने के बाद उसको सब भूल जाना है, उसकी प्रोसेस भर ध्यान रखना है। ये सारी प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या करना होता है, ये स्टेप है, इसको भर फॉलो करना है। ठीक है। तो चित्र देखें सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो चलो देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया ना, ये 2 कोने हो गए। प्लस की इधर लिखूंगा, इस साइड किस साइड, किसी भी साइड नहीं होगा। जैसे आप लोग अक्ष बनाते हो ये वाला, तो उसी तरह से इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसके बीच में भी एक बिंदु होता है ना, मध्य बिंदु, उसके हिसाब से लेते हैं। ये क्या हुआ, प्लस क्यू, ये क्या हो गया, माइनस क्यू। हमेशा प्लस उधर ही लिखना। ठीक। अब ये कौन सी स्थिति बोलता है, निरक्षीय स्थिति। तो इस पर लंब खींचेंगे इस तरह से, ये लंब खींच लिए। ये इसकी कौन सी स्थिति हो गई, निरक्षीय। नीचे भी खींच सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम ऊपर दर्शाएंगे, यहाँ पर देखने में ठीक लगेगा इस तरह से। अब जहाँ आवेश होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र भी होता है। यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, इस पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो ये भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, ये भी पैदा करेगा, दोनों मिला के कितना करेंगे, ये हमको निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पंखा चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, 2। एक पंखा चलता है तो यहाँ हवा दे रहा है, दूसरा पंखा चलता है वहाँ हवा दे रहा है। दोनों मिलके भी कोई ऐसे होंगे जहाँ पर उनकी हवा क्या हो जाती होगी, मिल जाती होगी, वो उसका कहलाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र, दोनों मिलके। तो यहाँ पर अब देखते हैं, जो प्लस है उसके स्थान पर क्या लिखा जाता है, ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। ये क्या हो जाएगा, ओ, है ना। मध्य बिंदु को ओ से दर्शाते हैं। इसके बीच की दूरी क्या होगी, एल। और इसके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, एल। ये चित्र समझ में आ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कई बार ऐसे देखता हूँ
ये लाइन जितनी बड़ी है दूरी को उतना ही दर्शाते हैं। कभी क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पॉइंट है, आप ऐसा ऐसा करके कुछ लिख देते हो, छोटा बड़ा कर देते हो, ऐसे नहीं करना है। जहाँ तक है, जहाँ से शुरू है बिंदु, वहाँ से अंतिम बिंदु तक ये लाइन होना चाहिए जो दूरी दर्शाते हैं। ठीक है, अभी देख लेना, अब जो प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की ओर होता है कि बाहर की ओर? प्लस क्यू का कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर, है ना। हम पढ़े थे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, प्लस क्यू के लिए इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ? E1 रख दिया, पहले के लिए है तो ठीक। अब दूसरा माइनस क्यू भी विद्युत क्षेत्र लगा रहा है इस पर, तो माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा? अंदर की ओर। लेकिन जितना बड़ा ये है उतने बड़ा यहाँ रखना है, ये क्या हो जाएगा? E2, ये वेक्टर हो गया। ठीक, फिर से बात करते हैं, ये किसका विद्युत क्षेत्र है? प्लस क्यू का। ये किसका विद्युत क्षेत्र? माइनस क्यू का। इसका तीर बाहर क्यों लगा है? हाँ, प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर। इसका तीर अंदर क्यों लगा है? माइनस के लिए विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर ही होगा, उसकी दिशा यहाँ की ओर होगी। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र हैं, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? जैसे मान के चलो कि इस बोर्ड को खींचना है, एक लड़का इधर खींच रहा है, एक लड़का उधर खींच रहा है, तो ये कहाँ जाएगा यार? हाँ, टूटना नहीं है, मजबूत वाला है। ठीक है, तो किधर जाएगा ये? ठीक, ये इनके बीचों बीच हो जाएगा। यदि दोनों का बल इस तरह से है तो ये कहाँ आ जाएगा? इसमें सेंटर में आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब ये तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त में दोनों पक्के दोस्त हैं। ये बोला कि चलो यार हम आज तो जो है पिज्जा खाने इधर चलेंगे, वो बोला नहीं है चाउमीन खाने इधर चलेंगे। अब वो असमंजस में है, न इधर न उधर, कहाँ रहेगा? बीचों बीच। तो इसलिए दोनों साइड नहीं जाएगा, एक ही टाइम में जाना है, तो कैसे होगा? और एक ही आदमी है, आधा तो जा नहीं सकता है। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पर कोण भी मान लेते हैं, ये क्या हो गया? थीटा। ये हो गया थीटा, ये भी मान लेंगे थीटा, ये भी हो गया थीटा। ठीक है, और ये हो गया E। तो तीन विद्युत क्षेत्र यहाँ दिख रहे हैं। E1 है प्लस क्यू का, E2 है माइनस क्यू का, E है दोनों का मिला के, जिसको दोनों को मिला के बोलते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। चित्र जैसे मैं बनाया हूं वैसे आपको ध्यान रखना है, पहले इसको खींचना है, फिर बीच की लाइन खींचना है, फिर ये त्रिभुज बनाना है। आप क्या करेंगे, भले मैं ऐसे समझा रहा हूं, आप अपना दिमाग चलाएंगे, फिर ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे, फिर एक तो छोटा हो जाएगा, एक तो बड़ा हो जाएगा, फिर बोलोगे यार ये कैसे आ गया, और फिर ऐसे इसको काटोगे, फिर ये छोटा बड़ा कर दोगे। इससे सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बनाओ, इसके बाद बीच की लंबवत रेखा खींचो, इसके बाद इसको बनाओगे, माने परफेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज जैसे होना चाहिए। समबाहु की जरूरत नहीं है, ये दो बाहु जरूरी है, बराबर। ठीक, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये P बिंदु हो जाएगा। ठीक, चित्र इस तरह से तैयार करना है। अब ये चित्र बन गया, चित्र के बारे में लिखना भी है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यार चित्र बनाना है, दिमाग में मैप बना लेना, फीड कर लेना कि कैसे कैसे। यहाँ एक ठो वैद्युत द्विध्रुव था, उससे बीच से एक लाइन खींचे थे, फिर दोनों तरफ से त्रिभुज मिला दिए थे। अब जो प्लस क्यू से गया है उसका तीर बाहर होगा, माइनस क्यू से अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है यार, जो मुझे देखने में आता है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतना लाइन बनाते हो फिर इसको त्रिभुज को ऐसा कर देते हो, माने E1 कैसे लिख दिया, ये इसके सीध में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, जैसे ये लाइन जा रही वैसे होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अब मैं लिख रहा हूं, अब आपका यहाँ लिखा फंस रहा है, तो बोलो यार लिखा वाला कट जाएगा, तो मोड़ दो, कट जाने देना, मोड़ना ओड़ना नहीं, वो कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। ठीक है, चित्र को विचित्र नहीं करना है। अब अगली कंडीशन में आ जाते हैं, चित्र के बारे में लिखना है, बड़ा सरल सा है, इसको देखो और शब्द बनाओ, है ना। पर पहले मैं बताऊं ना कि क्या या देखना है इसमें। ठीक है, माना AB वैद्युत द्विध्रुव। पहली लाइन क्लियर हो गई क्या? जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2L है ना। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जो कहाँ है? निरक्षीय स्थिति में, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अब मैं हाथ रखता हूँ ना, थोड़ा शब्द बनाना और तेज तेज बोलना, ऐसा लगता है जिये नहीं चल रहा। चलो, हाँ हाँ, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इतना ही बोलना। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना। फिर
इसके बीच की दूरी 2l है। फिर मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु P बिंदु है जो निरक्षीय स्थिति पर है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कुछ शब्द इससे भी चोरी कर लेना, चोर तो अच्छे हो ऐसे भी, है ना। तो शब्दों को चोरी करना है यहाँ से। ये काम खत्म हो गया। तो चित्र और चित्र के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर इस स्टेप में आ जाना है। इस स्टेप में नाम नहीं लिखा हूँ, इस स्टेप का ये सूत्र का इस्तेमाल भरा करना है। चित्र के बाद ये आ जाओगे, क्या लिखोगे? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जहां भी अंग्रेजी के अक्षर आ जाए ना बीच बीच में सूत्र के अलावा हिंदी के साथ साथ उसको कोष्टक में लिख दिया करो, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखोगे? अब ये तीव्रता तो है पर सूत्र कौन सा लगेगा? यही सूत्र को छापना है। छपाई करते हैं, इसकी मॉडिफिकेशन कर देना है। क्या लिखा है उसमें? ई। तो 2 बार लिखना है, इसलिए मैं एक में लिख देता हूं E1। समझ में आ रहा है? आगे देखो उस सूत्र में 1/4πε0। फिर क्या लिखा है? Q। इतना उतार देना है, R² नहीं उतारना है। पर R है क्या, क्यों नहीं उतारना है वो समझना है। R का मतलब होता है आवेश से बिंदु तक की दूरी। ढूंढो किस आवेश की बात कर रहे थे? प्लस क्यू। कहां पर है ये? ए पर। और बिंदु कहां पर है? P। तो दूरी क्या हो गई? AP। ठीक है, और इसमें स्क्वायर लगा है इसलिए क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर। ठीक है, और ये सदिश राशि होती है ना, तो इसको दिशा भी बताना है। इसका तीर कहाँ लगा है यार? ए से कहाँ की ओर लगा है? देखो यहां से चालू हुआ, यहाँ ऊपर लगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? AP के, हाँ AP के अनुदिश। लाइन समझ में आ गई? इसका काम खत्म हो गया ये वाले स्टेप का। स्टेप ध्यान रखना, ये सब भूल जाना कि क्या है। ये सूत्र लगाना है, AP लिखना है, बस ये ध्यान रखना। अब क्या लिखोगे? -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरी लाइन वही होगी, सूत्र यही होगा, इसी को देखना है। अब क्या लिख दूं? E1 तो हो गया, अब क्या लिख दूं? E2। फिर देखो क्या लिखूं? 1/4πε0। फिर क्या लिखूं? Q, है ना। ये नहीं सोचना कि ये माइनस का है तो माइनस लगाना है। सदिश राशियों में चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता, चिन्ह उसकी दिशा से मतलब हो। ठीक, अब देखो दूरी बताओ यार, है ना। ये देखो ये -Q है और ये है, तीर इधर लगा है ना, तो ऐसे ही कर दो P से B, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? PB²। दिशा बताओ, तीर देखना है। दिशा बताने के लिए क्या देखना है? तीर। यहाँ P से कहाँ की ओर लगा है? B की ओर। तो क्या हो जाएगा? ये PB के अनुदिश। ये हो गया दूसरा स्टेप, है ना। इसको हम कर लिए, इसको कर लिए, इसको भी कर लिए। अब क्या है? तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सूत्र लिख देना है। ये क्या होता है? E = 2E1 cos थीटा। पर सोचोगे सर ये अपने आप कैसे आ गया, कहाँ से आया, है ना। तो चलो इसका भी निकालते हैं कि ये कैसे आया, डायरेक्ट सूत्र कैसे आ गया। ठीक, हाँ। तो यहाँ आप समझें सदिशों का वियोजन। पहले मैं एक ऐसे ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो आपके पास यहाँ A वेक्टर है। ये क्या है? A वेक्टर। इसके सदिश के टुकड़े करना, ये सदिश है। सदिश के टुकड़े करने के लिए क्या करना होता है? 11th में पढ़े थे। हाँ, इसके पुच्छ से, हाँ पुच्छी बोल रहे हो, हाँ पुच्छी से। तो पुच्छे से क्या करेंगे यार? 2 लाइन खींचेंगे जो आपस में क्या हो? लंब हो। ये दोनों लंब होना चाहिए। ठीक है, यदि ये तिरछा है तो उसके हिसाब से वो वाली भी तिरछा हो जाएगी। इसको ऐसा खींचते हो तो इसको ऐसा खींच दोगे, इनके बीच का लंब होना चाहिए बस। ठीक है, तो अभी मैं सीधा सीधा बना देता हूँ यार, टेढ़ा देखने की आपकी आदत नहीं है ना। ऐसा है। तो ये इसके सदिश के टुकड़े हो गए, पर इसका नाम क्या है यार? 2 टुकड़े तो हो गए। ठीक, तो मान लो मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ। इसका नाम नहीं, थीटा तरफ है तो A cos थीटा। ये और ये वाला क्या होता है? A sin थीटा। जिससे थीटा लगा होता है A cos थीटा क्षैतिज घटक, और ये वाला क्या होता है? A sin थीटा। ये लाइन समझ में आ गई? थोड़ा 11th का है तो दिमाग में बैठा हो, 11th में पढ़े होगे कि ये एक सदिश है। सदिशों के ये क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। यहाँ भी टुकड़े उकड़े करते हैं यार, है ना। अच्छा, वैसे JNU के स्टूडेंट बोलते हैं भारत के टुकड़े होंगे, पर इसमें देखते हैं हम अब इसका टुकड़ा करते हैं। ये क्या है? E1। इसको उठा के मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ,
ऐसे गया ना तिरछा तिरछा, ये बन गया, इसका नाम क्या है यार, E1। ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा मैं ले आया यार, इसके मुझे क्या करना है, सदिश। कहाँ से खींचूं यार, वियोजन करूं, यहाँ से कि यहाँ से, हाँ पुच्छी से, पूछ से। तो एक कहाँ जाएगा ऊपर, एक कहाँ जाएगा ये, इसके दो टुकड़े हो गए। इधर जो जाता है उसका नाम क्या हो गया, थीटा। इसका बताओ, इसका नाम क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा E1, वन वाला है ना, E1 साइन थीटा। और ये हाँ E2 कॉस थीटा। ये E2 कहाँ से आ गया, E1 कॉस थीटा। समझ में आया, E1 था, इसके दो टुकड़े हो गए, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। ये आपको समझने के लिए लिखना उखना नहीं है एग्जाम में, तो डायरेक्ट सूत्र से ही शामिल चालू कर दोगे, पर समझो कि आया कैसे सूत्र। ठीक, अब देखो E2 ढूंढो यार, E2 इधर आ रहा है, तो यहीं से E2 भेज देता हूं, ध्यान से देखना, ये इधर है ना E2, देखो इसकी दिशा उसा जितना तिरछा वैसे तिरछा करके ले लिया अंदाज के। अब इसके भी क्या खींचोगे, दो टुकड़े करोगे ना, एक कहाँ जाएगा नीचे, एक ठो इसी दिशा में जाएगा, तो दो ठो तीर लगा दो, ये हो गया, एक तीर इसके लिए, एक तीर इसके लिए। इसका नाम बताओ, यदि यहाँ थीटा हो तो E2 साइन थीटा, और इसका नाम क्या हो जाए, E2 कॉस थीटा। इस लाइन में, इसमें दो लाइन समझ लो, E1 की भी लाइन इसी में है और E2 की भी लाइन, ये समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो E1 और E2 का मान देखो यार, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। अब AP और PB अलग है, लेकिन AP का मान और PB का मान क्या है, बराबर है ना। ये मैं बोला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो दोनों भुजा बराबर होंगी, तो इनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। जितना E1 है उतने क्या है, E2 है, जितना ताकतवर वो उतने ताकतवर A। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसको खींचना है, और दूसरा पर्सन वो बोलता है कि मैं उधर खींचूंगा, मैं बोलता हूं मैं इधर खींचूंगा, लेकिन दोनों की ताकत कैसी है, कहाँ जाएगा ये, कहीं नहीं जाएगा, एक दूसरे के बल को क्या कर दिए, समाप्त। तो ये E2 और E1 तो उड़ गए अपने लड़ाई ही झगड़े में। ठीक, अब बचा ये क्या, E1 cos थीटा, E2 cos, एक ही दिशा में है। अब मैं इधर से धक्का दे रहा था, थोड़ी दोस्ती हो गई, बोला कि आ जाओ यार तुम भी इसका धक्का दो, तो मान लो मैं धक्का दे रहा था तो 1 मीटर जा रहा था, वो भी ताकत लगाएगा तो 2 मीटर जाएगा, उतनी ही ताकत लगाएगा, तो माने ये दोनों की ताकत एक ही दिशा में है, तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो जो परिणामी हो जाएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा, और प्लस क्या हो गया, E2 cos थीटा। जुड़ गया ना, क्यों जुड़ गया, एक ही दिशा में, और ये क्यों कट गया, साइन थीटा वाला विपरीत दिशा में था। ठीक है, अब इसको जोड़ो यार, ये 2E1 cos थीटा हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा, E1 तो है ये नहीं है ना। तो देखो अभी पढ़े हो कि E1 का मान किसके बराबर है, तो E1 की जगह क्या रख दूं, E1, E2 की जगह क्या रख दूं, E1। अब जोड़ो, कितनी बार है ये, 2 बार, तो क्या आ जाएगा, 2E1 cos थीटा। समझ में आ गया। हाँ, तो देखो अगला स्टेप क्या कहता है, यहाँ निकाले हो प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र, यहाँ निकाले हो माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र। अब क्या निकालोगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या है इसका, E बराबर, यहाँ से लिख देता हूँ यार, हाँ E बराबर बोलते जाओ, 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब आपका गणित का काम है, फिजिक्स का नहीं है। ठीक है, गणित का काम क्या है कि मान वान रखो, गुणा भाग करो, जो भी करना हो, पाइथागोरस लगाओ, देखते हैं। तो देखो ये क्या लिख दूं, E। ये सूत्र जान गए कि कैसे आया था, हाँ मत बताना किसी को, नहीं बता देना। चलो 2 लिख देते हैं। फिर ये क्या लिखा है, E1 का जितना ये समान है इसका घर सहित उठा के यहाँ रख दो, हाँ क्या आ जाएगा, ये गुणा लगा दूं, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या है, AP का स्क्वायर। E1 का मान हो गया, कौन बचा यार अभी, cos थीटा बराबर लंब आधार कर्ण में क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण, पक्का नहीं, लंब बटे कर्ण साइन होता है। अच्छा ठीक है, बोल रहे तो मान लेता हूँ, कुछ कुछ मानना चाहिए आपकी भी। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण। इस त्रिभुज में आधार ढूंढो, पता नहीं किसी का ढूंढो आधार, मुझे क्या पता, APB, चलो APB में आधार ढूंढो भाई, APB में तो आधार होबे न करेगा,
क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ना कर्ण आधार लंब होता है, तो इसकी बात करेंगे इस साइड की, इसमें। हाँ ठीक है, ये त्रिभुज दिख गया। इस त्रिभुज में आधार ढूंढो, ओए। अच्छा ठीक है, ओए, तो ओए का मान कितना है? एल, तो मैं ये लिख दिया एल। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें? कर्ण। कर्ण क्या है? एपी है ना, एपी। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ? एपी मान रख दिए। यहाँ बगल में लिख देना E1 का और cos थीटा का मान रखना है। इसको समझ के भूल जाना है, ये भर याद रखना कि हाँ एक बार E1 का मान रखेंगे, cos थीटा का मान रखेंगे, चित्र देख लेंगे कहाँ है ये। ठीक है, अब थोड़ा गणित लगाते हैं यार। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपान हो गया AP क्यूब। बताओ कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आया? हाँ, ऊपर का मामला सुलझाते हैं यार। ये जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो नीचे बिल्कुल आ गया है, कॉपी हो गया। ये Q लिखा था, ये Q भी आ गया। बस यहाँ L लिखा था, ये बड़ा मालिक हो गया है, 2 इसके साथ और आ गया है, तो क्या लिख दिए हैं? 2L। ठीक, ये कितना लिखा है? AP का स्क्वायर। ये कितना लिखा है? तो AP स्क्वायर और AP क्या मिलके क्या हो जाएगा? AP की घात 3 AP क्यूब। समझ में आया ये? ठीक है, तो मैं इनको यहाँ से उठा देता हूँ, अब इनका काम खत्म है। दिमाग से भी मिट जाने देना, दिमाग में यही भर रखना है, कचड़ा नहीं रखना है। ठीक है, कचड़ा अपने आप भर जाएगा दिमाग में। अब आगे देखते हैं। कुछ लोग को नीचे का नहीं दिख रहा था, यहाँ से अब देखना है ना, मुंडी टेढ़ी होती जा रही है आप लोग की। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। Q इंटू 2L कुछ होता है? P होता है। ठीक है, कहाँ से होता है यार? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, उसका सूत्र पढ़े थे, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो मैं यहाँ इसके ऊपर लिख दिया P। ऊपर का मामला समझ में आया? ये Q इंटू 2L था, इसको हटा देना है, इसकी जगह पर क्या रख देना है? P। ये P रख दिया। अब बेचारा ये बचा, इसके बारे में सोचना है। ऐसे सोचना है कि R और L दोनों आ जाएं। हाँ, तो इस त्रिभुज को देख रहे हो? ज्यादा मत देखना। हाँ देख लो, हो गया। ये क्या है? अरे ये लंब है कि कर्ण? ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। ये क्या है? कर्ण। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर। ठीक है, जैसे बोल रहे हो मैं लिख देता हूं, मन कर रहा मेरा। तो यहाँ पर ये कर्ण का वर्ग माने ये हो गया AP का वर्ग। कर्ण AP है ना। लंब का वर्ग कितना है? नहीं, उसका R स्क्वायर। ठीक, उसका मान है तो। और ये क्या लिख दिया? L स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाना है यार, यहाँ रूट लगा दूं? हाँ चलो, रूट भी लगा दिया। नहीं यार, रूट भी हटाना, घात में लिखना इसको, इंटू। नहीं नहीं, अरे यार ऐसे बताओ, √2 की घात में लिखना है तो कैसे लिखोगे? हाँ बिल्कुल, 2 और इसकी घात 1/2। रूट का मतलब ये होता है, बटे में घात होती है। यदि यहाँ 5 लिखा हो ना तो 1/5 हो जाएगा, और कुछ न लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो मेरा मन कर रहा है इसका सरल करने के लिए मैं ऐसे ना लिख के और ऐसे लिख दूं, 1/2। ये रूट भी है, और रूट न लगाओगे तो उसकी जगह क्या है? 1/2। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं यार। ठीक, कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा जरूर है, दिमाग में सब समझ में आ रहा होगा। तो P लिख दिया। इसके बटे में क्या था यार? यहाँ मान लो उसी भर को लिख देता हूँ बेगाना जैसे। हाँ, AP क्यूब। तो AP का मान कितना है? R स्क्वायर L स्क्वायर। और AP 3 ठो हो जाए घात में तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। फिर से देखो, यहाँ सिर्फ क्या लिखा है? AP। तो AP का मान कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 और 1/2। लेकिन यहाँ AP की घात कितनी है? 3। तो यहाँ पर 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी घात क्या? 3/2। यहाँ घात 3 नहीं लिखना, सीधे लिख देना AP बराबर, फिर वहाँ हम उसके हिसाब से बदल लेंगे। ठीक, और इसको फिर बता देना ये बगल में कोष्टक लगा के कि भाई P बराबर Q इंटू 2L होता है, इसलिए P लिख दिए हैं। और यहाँ पर AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की 1/2 होती है, वो घात 3 थी तो 3/2 लिख दिए हैं। इसको बताना है साइड में। ठीक है, अब जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं उसकी परिभाषा में होता है
कि दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों तो उसकी दूरी क्या मानते हैं? एल। एल माने बहुत कम है, तो एल कौन छोटा है कौन बड़ा है? हैं? पक्का? ये एल है और ये कुछ कुछ चिन्ह है, पता नहीं छोटा का है कि बड़ा है, मुझे नहीं पता। और आर है हो तो, यदि एल ऐसा ऐसा हो तो, अच्छा हाँ, तो देखो सीधा है, छोटा बड़ा याद न करना हो, जिस साइड मुंह बंद है वही छोटा है और जिस साइड खुला है वही क्या है? बड़ा है। तो एल छोटा है कि आर? एल छोटा है और आर कैसे है? बड़ा है। तो जो छोटा होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे आपके पास 1,00,000 1 रुपया हो तो किसी से नहीं कहते हो कि 1,00,000 1 रुपया है, ठीक, ऐसे बोल देते हो 1,00,000 1 रुपया को नेग्लेक्ट मार देते हो, छोड़ देते हो। हाँ, वो लिख देता है होशियार है, कमाई कर रहा है, घाटे में जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं बहुत सारा, कि मान लो हम 10,000 का किसी के यहाँ सामान खरीदे और वो 10,000 10 रुपए का होता है, तो हम 10,000 दे करके चले आते हैं, 10 रुपए वो मान लेता है, छोड़ देता है, हम भी छोड़ देंगे यार जिसका मान कम है तो, ठीक है। तो यहाँ पर एल को मैं छोड़ूंगा यार, यहाँ से इसको पराया कर रहा हूँ बेचारे को। ई बराबर कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ये पी अपॉन। अब छोड़ोगे तो क्या क्या होगा? एल को छोड़ दिया, अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर। बाहर कोठे के बाहर कौन बचा? 3/2, यही पहरेदार है बाहर, है ना। एल को छोड़ देना है, कुछ कटेगा इसमें क्या? 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। ये सूत्र आ गया, यही लाना था, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। हाँ जी, एक बार अब थोड़ा सा मैं शब्दावली भर बता दूं आपको करना क्या है, इसके बाद फिर आप लोग करके और मुझे दिखाइए। ये हेडिंग बना लेना, चित्र बना लेना, चित्र के बारे में लिखना है। लेकिन एक बार और बोल देता हूं, क्योंकि जब लिखने थ्योरी आती है तो आपका दिमाग जो है पंचर हो जाता है, हवा बाहर हो जाती है। तो यहाँ माना जो प्लस क्यू आवेश, इसके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु है जो निरक्षीय स्थिति पर है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। काम खत्म। फिर यहाँ से क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण, कुछ नहीं लिखा, प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र लिखा, इसका सेंटेंस बना लेना है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इस फार्मूले में यहाँ E1, यहाँ AP² और बगल में लिख दोगे AP के अनुदिश, ठीक। फिर यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही सूत्र E2, ये सब लिखोगे। R की जगह क्या? PB BP जो भी लिखना हो लिख सकते हो, लेकिन जब दिशा बताओगे तो हमेशा क्या रहेगा? PB रहेगी, ठीक। इसके बाद क्या लिखोगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद ये सूत्र लिखोगे, E1 का मान रखना, cos थीटा का मान रखना, जो भी आपका कर्म धर्म हो करते रहना यार, ठीक है। हाँ, नहीं मिटा रहा हूँ, चलो, दया कर दिया, दया।